नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट एंड मेरे भाइयों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन विद कौशल में। जैसा कि आपको पोस्टर देख के पता ही लग रहा होगा कि आज हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के दिन सोमवार के दिन अपना न्यू बैच, ठीक है। जैसा कि आपको पहले ही पता लग गया होगा, हमारा न्यू बैच फ्री ऑफ कॉस्ट है और यूट्यूब पर शाम को 8 बजे हमारी रोज़ाना सोमवार से शनिवार क्लास रहा करेगी। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना, ठीक है। चलिए, तो हमें पता है क्लास 10th में आपने बुक देखी होगी। बुक में पार्ट 1 से पार्ट 15 तक चैप्टर है, 15 चैप्टर हैं। और पार्ट 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं और पार्ट 15 जिसका नाम है प्रायिकता। तो सभी पार्ट हम कराएंगे, ठीक है। स्टार्ट करेंगे शुरू से ही वास्तविक संख्या से। चलिए, हमारी जो क्लास रहेगी सभी स्टेट बोर्ड के लिए रहेगी, केवल हिंदी मीडियम वालों के लिए। इंग्लिश मीडियम वाले भी समझ सकते हैं, समझना चाहें, क्योंकि NCERT का कोर्स है, सभी का सेम होता है। बस अंतर ये हो जाता है कि स्टेट बोर्ड का हिंदी में होता है, जैसे कि हमारा यूपी बोर्ड है तो इसका हिंदी में होगा और CBSE बोर्ड का इंग्लिश में होगा। चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। गणित पार्ट 1, ठीक है। क्लास 10, ठीक है। चलिए, क्लास 10 सबसे पहले लेसन जो है हमारा, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्याओं से पहले हम संख्या समझ लेते हैं। तो संख्या जो होती है, संख्याएं, ये जो संख्या है ये दो प्रकार की होती हैं, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं, ठीक है। लिख लेते हैं हम। एक होती है हमारी वास्तविक संख्याएं, ठीक है। और एक होती है हमारी काल्पनिक संख्या, ठीक है। काल्पनिक संख्याएं हमारे सिलेबस में नहीं है तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे, फिर भी समझने के लिए समझ लेते हैं। काल्पनिक संख्याएं वो होती हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं होता, जिनका कोई मान नहीं होता, ठीक है। जैसा कि x² + 2 = 0 है, ठीक है। तो इसे सॉल्व करेंगे, क्या होगा, x² + 2 अगर बराबर के इधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, ठीक है। अगर स्क्वायर को इधर ले जाएंगे रूट में तो क्या आ जाएगा, x का मान प्लस माइनस रूट में -2। तो -2 का रूट तो कोई मान ही नहीं होता, यानी कि इसका कोई अस्तित्व भी नहीं है। तो इसे कहते हैं हम काल्पनिक संख्या है, ठीक है। तो ये काल्पनिक संख्या होगी, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ये 11th क्लास में है तो हम वहां पढ़ेंगे इसे, ठीक है। जो हमारे जो सिलेबस में है वो है वास्तविक संख्या है, ठीक है। अब वास्तविक संख्याएं भी कई प्रकार की होती हैं, ठीक है। चलो पढ़ते हैं धीरे धीरे। तो पहले नंबर पे जो आती है वास्तविक संख्याएं वो आती है प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्या, ठीक है, जिन्हें हम नेचुरल नंबर कहते हैं और जिसे हम n से डिनोट करते हैं, ठीक है। किससे डिनोट करते हैं, n से। नंबर पहले बात है प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। चलो पहले टाइप लिख लेते हैं, बाद में डिटेल से पढ़ेंगे। दूसरे नंबर पर आते हैं हमारी पूर्ण संख्याएं। क्या, पूर्ण संख्या, जिसे हम W से डिनोट करते हैं, ठीक है। और तीसरे नंबर पे हमारे पूर्णांक, ठीक है। चौथे नंबर पर आती है हमारी परिमेय संख्या, ठीक है। और पांचवें नंबर पर आती है हमारी अपरिमेय संख्या,
ठीक है, ये होती है हमारी वास्तविक संख्याएं। क्या? नंबर पहले पर प्राकृतिक संख्या, नंबर दूसरे पर पूर्ण संख्या, नंबर तीसरे पर पूर्णांक, चौथे पर परिमेय संख्या, पांचवें पर अपरिमेय संख्या। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। चलिए बनाइए ये चार्ट। चलिए चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर पर जो आती है हमारी प्राकृतिक संख्या। ठीक है, आराम से समझते हुए चलेंगे, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या को हम n से व्यक्त करते हैं। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या वो संख्या होती है जो एक से शुरू होकर कितने तक जाती है? अनंत तक। यानी कि एक से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। जैसा कि एग्जांपल लिख देते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या एक से तो शुरू होती है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये चली जाती है, इनका एंड कभी नहीं होता। ठीक है, कितने भी जीवन चले जाए, कितने भी मृत्यु हो जाए, पर इनका एंड नहीं होता। प्राकृतिक संख्या हमेशा आगे तक चलती रहती है। ठीक है, ये होगी प्राकृतिक संख्या की बात। नेक्स्ट दूसरे नंबर पर आती है हमारी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर, और प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। ठीक है, अब पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या वो होती है जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। ठीक है, बस अंतर क्या है प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में? देखिए, जैसा कि मैं डेफिनेशन तो नहीं लिखवा रहा, पर एग्जांपल से आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो पूर्ण संख्या जो होती है जो 0 से स्टार्ट होती है और 1 2 3 4 5 6 7 और डेट डेट यानी कि अनंत तक। ठीक है, यहाँ पर अनंत बना दो, ये अनंत का सिंबल है, जिनका कोई अंत ही ना हो। ठीक है, पूर्ण संख्या वो होती है जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, और प्राकृतिक संख्या क्या होती है जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट तीसरा है पूर्णांक। ठीक है, अब पूर्णांक क्या होता है? देखो पूर्णांक में 0 से शुरू होकर 1 2 3 4। ठीक है, और इधर -1 -2 -3 और डेट। यानी कि पूर्णांक वो होती हैं जो माइनस अनंत से जो शुरू होती हैं। ठीक है, और -3 -2 -1 0 1 2 3 4 और अनंत तक खत्म होती है। यानी कि पूर्णांक वो होती है सभी नंबर जो अनंत से शुरू होकर माइनस अनंत से शुरू होकर अनंत तक खत्म होती है। ठीक है, उन्हें कहते हैं पूर्णांक। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है? चलिए करिए नोट। चलिए शुरू करते हैं संख्याओं में। अगला नंबर चौथा, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या होती हैं जिन्हें P और Q के P/Q के रूप में लिखा जाए, मतलब P/Q के रूप में लिखा जाए, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। लिख देते हैं यहाँ पे, जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, और एक और शर्त होती है इसकी, जिसमें Q का मान 0 के बराबर
0 के बराबर नहीं होना चाहिए, इसे छोड़ो, ठीक है, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि Q का जो मान है 0 का बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जैसा कि P का मान हमने मान लिया A, तो Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो, 1 2 3 4 कोई भी हो, 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए इसके आगे समझ लेते हैं अपरिमेय संख्या नंबर 5। अपरिमेय संख्या, ठीक है। अपरिमेय संख्या क्या होती है? हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। और एक ये भी होता है अभाज्य संख्या का वर्गमूल, ठीक है। अभाज्य संख्या का वर्गमूल यानी कि यहाँ अभाज्य संख्या है हमारी, ठीक है, इसका वर्गमूल भी परिमेय संख्या होती है। जैसा कि अभाज्य संख्या क्या होती है? जो किसी अपने स्वयं से भाज्य होकर और किसी संख्या से भाग नहीं हो, जिसका वो अभाज्य संख्या होती है। जैसा कि कौन सी संख्या होती है? 2, तो 2 का रूट, और कौन सी? 3 का रूट, यानी कि ये ऐसी संख्या है 2 3 5 7, ये अपनी खुद की संख्या से भाज्य हो जाएंगे और किसी और संख्या से नहीं होंगे, ठीक है। जैसा कि √5 और √7, ठीक है। ये होगी हमारी अपरिमेय संख्या, ठीक है। चलो चलिए स्टूडेंट, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, ठीक है। अभी तो हम वास्तविक संख्या ऐसे पढ़ा रहे थे, केवल बेसिक की तरफ, ठीक है। अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसमें पहला टॉपिक जो आता है वो आता है यूक्लिड विभाजन पिरामिड, ठीक है। यूक्लिड विभाजन पिरामिड। अब यूक्लिड विभाजन पिरामिड क्या कहती है? अगर हमारे पास, यूक्लिड एक वैज्ञानिक रहे, उन्होंने कहा अगर हमारे पास दो संख्याएं हैं, यानी कि A और B, ठीक है, दो संख्याएं हैं, इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से बड़ी है, तो उस संख्या का मान A बराबर BQ प्लस R होगा, ठीक है। जहां Q का मान भागफल होगा और R का मान शेषफल होगा, ठीक है। आगे बात समझिए, नहीं समझते? जैसा कि एग्जाम्पल, हमारे पास दो संख्या है 10 और 3, ठीक है, 10 और 3। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि हमारे पास कौन सी बड़ी संख्या है 10 और 3 में? 10, तो हम 10 की तरफ सिंबल लगा देंगे, 10 से बड़ा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को भाग करेंगे, ठीक है। छोटी संख्या में पता है 3 है, और 3 में से 10 को भाग करेंगे, तो 3 में से भाग देंगे तो 3 से ही कितनी बार कट जाएगा? 3 बार, ठीक है। तो 3 तिया 9, बचा 1, तो हमारा शेषफल कितना आया? 1, और भागफल जो आया वो आया 3, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिख देंगे? जो बड़ी संख्या हम इसको ऐसे ही रख देंगे, तो और ये जो हमारा क्या है B, ये भाजक होगा, ठीक है। तो 3 गुणा 3 प्लस 1, ठीक है। भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। ये हमारा शेषफल होता है और ये हमारा भागफल, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, 3 तिया 9 प्लस के 1 और 10 बराबर 10, ठीक है। अब इसकी हमें क्या जरूरत पड़ी? इसकी जरूरत पड़ती है HCF निकालने के लिए, ठीक है। हमने गुणनखंड विधि से तो HCF निकालना सीखा है, और हम सीखेंगे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या HCF निकालना है, ठीक है।
तो HCF की एक और शर्त होती है इसकी, R का जो मान है, R का जो मान है 20 से तो छोटा होना चाहिए और 0 के बराबर या 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, ये याद रखेंगे। चलिए चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, नोट करिए आप। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यानी कि वही जो हमने पढ़ा यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है 135 और 225, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन 196 और 382, 38,220। और तीसरा क्वेश्चन है 867 और 255। ठीक है, चलो करते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है आपका, 135 और 225। ठीक है, पहला क्वेश्चन कहता है आपका 135 और 225। ठीक है, हमें पता है किससे करना है, यानी कि इसका HCF निकालना पहले। तो HCF, ये पहला क्वेश्चन है। आपने क्वेश्चन तो पढ़ ही लिया होगा। HCF निकालना किससे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से या यूक्लिड विभाजन प्रमेय, कुछ भी कह दो। तो यहाँ पे लिख देंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ठीक है, आपको दिख रहा है कि कौन सा बड़ा है। हमें पता है 135 और 225 में से कौन सा बड़ा है, 135 में से 225 लेंगे तो 225 बड़ा। कोई जल्दी नहीं है, आराम से पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, समझ में आना चाहिए आपके। ठीक है, समझ में आना चाहिए, सबसे बड़ी बात ये है। आपको पता है 135 और 225 में से 225 बड़ा है, तो हम भाग करेंगे 135 में से 225 का। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 135 और 225। ठीक है, हम भाग करेंगे 135 और 225। ठीक है, अगर 135 में 2 बार भाग देते हैं तो कितना आएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो हम एक बार काट देंगे, तो 135 एक बार काटेंगे तो 5 में से 5 गया 0, और 12 में से 9 गया, वो 12 में से 3 गया तो 9 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ गया 90। तो हम क्या लिख देंगे, 225 तक, ठीक है, सॉरी मैंने यहाँ ज़्यादा लिख दिया। 225 तो इधर आएगा और 135 इधर आएगा, इससे तो हमने भाग दिया है। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे गुणा, क्या आएगा 1, भागफल और प्लस शेषफल। ठीक है, यही तो था हमारा, क्या था, R बराबर बी क्यू, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। फॉलो कर लिया ना। ए तो हमारा यहाँ आ गया बड़ी संख्या, बी हमारा जो भागफल है, क्यू हमारा जो बी जो भाजक है, क्यू जो भागफल है, और आर जो हमारा शेषफल है। ठीक है, अब देखिए हमारा ये आ गया, अभी हमारा आंसर नहीं आया है, तो क्या करेंगे हम, देखो अब ये आ गया हमारा 90। ठीक है, अब हम लेंगे इसको और इसको। ठीक है, 135 और 90 को। ठीक है, अब हमें पता है कौन सी बड़ी संख्या। अब 90 में से 135 को भाग देंगे, तो यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 135 को भाग देंगे। ठीक है, 90 में से कितनी बार चला जाएगा, एक बार, तो ये आ गया 90। यहाँ आ जाएगा 5, और यहाँ कितना आ जाएगा, 13 में से 9 गए 4। ठीक है, बात क्लियर है। तो लिख देंगे इसकी तरह भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, जब तक हमारा यहाँ पे शेषफल 0 नहीं आ जाए तब तक हमें ऐसा ही करना पड़ेगा हर सवाल में। ठीक है, चलिए अब क्या लिख देंगे, अब ये दोनों संख्या लिख देंगे 90 और 45। ठीक है, अब 45 में 90 की भाग देंगे
तो 45 में अगर 90 का भाग देंगे तो 2 बार कट जाएगा, तो 90 आ गया हमारा 0। ठीक है, हमारा जो शेषफल 0 आना चाहिए, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, गुणा 2 और प्लस 0। यहाँ पे हमें 0 लाना है, सबसे बड़ी बात ये है। आराम से समझेंगे, कोई जल्दी नहीं है, समझ में आना चाहिए, चलेंगे अपने आराम से। ठीक है, चलिए अब देखो, जहाँ भी जोन से हमारे भाग का शेषफल 0 आ जाए, उसका भाजक ही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो इसका भाजक क्या है, 45, तो हमारा आंसर क्या होगा, HCF 45। ठीक है, यही हमारा आंसर, कोई जल्दी नहीं है, अगले सवाल में बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। चलो इसे नोट करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड। ठीक है, क्या कहता है, 196 और 32,220। ठीक है, तो हमें HCF निकालना है इसका 196 और 38,220 का। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि हमें कौन सा बड़ा है, 38,220 बड़ा है 196 से। तो ठीक है, तो आप कैसे लिखेंगे, 196, अरे कैसे बंद हो गया, 196 बड़ा है 38,220 से। ठीक है, ये लिख देते हैं। चलिए ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 38,220 को तो इधर लिख लेंगे और 196 को इधर लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये बड़ा है, तो हम भाग कर देते हैं जोन सा छोटा होता है और बड़े में। ठीक है, तो 38,220, तो 196 में अगर हम देखो 3 नंबर है, तो हम 3 नंबर लिखेंगे अगर यहाँ पे। ठीक है, चलिए 3 नंबर है, तो 196। ठीक है, तो 196 से ये कट जाएगा कितनी बार, देखते हैं, 2 बार कट जाएगा। 196 से 2 का भाग देना, 2 छिक्का 12 की 2 हासिल लगा 1, 2 निम 18 और 1 19 की 9, ओ सॉरी 19 की 9 हासिल लगा 1 और 2 एकम 2, 2 और 1 3, तो 392 आ रहा। तो 392 तो बड़ा है, तो हम 1 से ही काट देंगे, तो ये आ जाएगा 196। ठीक है, यहाँ आया 2 और 6, 1 हासिल ले लेंगे, तो यहाँ जाएगा 12, 12 में से 6 गए 6, यहाँ बचा 7। तो ठीक है, यहाँ से 1 हासिल ले लेंगे, 17 में से 9 गए, कितने बचे 8। ठीक है, यहाँ बचा 2, तो 2 में से 2 और 1, ठीक है, कितना आ गया 2। ठीक है, अब 196 में ऐसा कौन सा है जो 1862 में से या तो छोटा आए या इसके बराबर आए। तो 196 की हम किससे गुणा करके देखते हैं, चलिए 196 की 8 से गुणा करके देखते हैं, सॉरी 8 से करें, 8 से करके देंगे। चलो 8 छिंग 48 की 8 हासिल लगा 4, 8 निम 72, 72 और 4 76 की 6 हासिल लगा 7, 8 एकम 8, 8 और 7 15। तो ये तो अभी बहुत छोटा आ रहा है, तो 9 से करके देखते हैं। ठीक है, 9 से जब करेंगे तो 9 छिक्का 54 की 4 हासिल लगा 5, 9 निम 81, 81 और 5 86 हासिल लगा 8, 9 एकम 9, 9 और 8 17। तो ये आ गया कितनी बार 9 बार हो गया, यहाँ आ गया 1764। ठीक है, 12 में से 4 गए 8, ठीक है ना, और यह यहाँ बचा 5, 5 में से 6 गए तो 9। ठीक है, यहाँ बचा और यहाँ आ गया 0। ठीक है, ये आ गया 196 में से। अब 980 से या तो छोटा है या इसके बराबर आए, तो 196 में अगर हम 5 की मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो 5 छिंग 30 की 0 हासिल लगा 3, तो 5 निम 45, 45 और 3 48 की 8 हासिल लगा 4, 5 एकम 5 और 4 9। तो ये तो 5 बार कट गया और 980 आ गया, और यहाँ पे आ गया 0, ये क्योंकि पूरा पूरा कट गया। तो ये तो पहली बार में पूरा पूरा कट गया,
ठीक है, क्यों नहीं कर सकता है, पहली बार में ही पूरा पूरा कर सकता है और कई बार में भी कर सकता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे 0 आंसर आ गया, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 196 मल्टीप्लाई 195 और प्लस 0। ठीक है, तो यहाँ शेषफल 0 आ गया, तो इसका जो भाजक होगा वो हमारा HCF होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे HCF हमारा होगा 196। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलिए करिए नोट। देखिए ऐसा जो ये जो हमने भाग का पोर्शन करा है ये आपको पेपर में भी करना है, क्योंकि जब एग्जामिनर देखेगा तो उसको पता लगेगा कि हमने ये यहाँ पे सॉल्व करा है, तो उसको पता लगेगा स्टूडेंट को आता है, ना कि किसी की में से तुक्का मार के करा है। ठीक है, तो हम ये भी करेंगे। कभी आप करोगे रफ में ये कर ले और इसको हम आंसर को सीधे लिख दे, नहीं, हम सीधे हम इसके बराबर में ये बनाएंगे। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस कल की क्लास में करेंगे। चलिए तो धन्यवाद आज के लिए जुड़ने के लिए। चलिए।